अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया आर्टिकल कर रहे हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके कैसे हैं और किस तरह से हम ये उनके रूट्स या सॉल्यूशंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन in which the highest power of the variable involved in it is 2। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर जो है, डिग्री जो है, वो 2 हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री उसे कहते हैं। डिग्री जो होती है ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ नोन एज द डिग्री। और नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं आपके पास? वो 0 से शुरू होते हैं, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इनमें से कोई भी हो सकता है। दिस इज़ नोन एज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, और जब हम पावर में कहेंगे उसमें हम इंटीग्रल पावर्स कह देंगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इनमें से नेगेटिव कोई भी नहीं है, 0 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो है आपके पास वो 2 बन जाए, जनरल फॉर्म में हमारे पास होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर जो है कोफिशिएंट ऑफ x² जो है दैट इज़ नॉन ज़ीरो। ये कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ये नॉन ज़ीरो होगा तब ये टर्म आएगी। तो इसमें मैक्सिमम जो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये कोफिशिएंट 0 हो जाए, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो बाकी आपके पास रह जाएगा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर जो है, इंटीग्रल पावर जो है वो 1 है, तो दिस इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। सोल्यूशन का मतलब है x की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो 2x आपके पास हो जाएगा, 3 को प्लस को उधर ले जाएं तो -3 हो जाएगा, तो x आपके पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करने से -3/2। ये इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ़र्ज़ करें वो इस तरह की भी हो सकती है कि अगर a जो है 1 है, a b c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हैं आपके पास, x² - 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है 1 है, नॉन ज़ीरो है आपके पास, तो दिस रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास, सिंपलेस्ट फ़र्ज़ करें ये x - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की सिर्फ एक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल टू 2, तो उसका एक ही रूट निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² - 2x, यहाँ पे x की एटलीस्ट, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। वो 2 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, उनकी नेचर क्या होगी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन है कि a मस्ट बी नॉन ज़ीरो, a b c कोई भी रियल नंबर है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, 2x² - 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x² - 8x प्लस 0, ये आपके पास इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास ये b 0 हो जाए तो फिर क्या होता है? b 0 हो जाए, सिर्फ आपके पास इक्वेशन रह जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाए, ये वाला पार्ट जो है, तो 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम्पल x² - 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अगर a 0 हो जाए, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारे पास इक्वेशन आ गई तो हम देखते हैं कि उसके सोल्यूशन क्या है। उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, यानी उसके रूट्स मालूम करने के 3 तरीके हैं।
पहला दूसरा तीसरा, ये तो हमने अपनी तरफ से नंबरिंग दी हुई है। एक है फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन उसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा ये है बाई यूज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कितने तरीके हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? 3। एक है बाई फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है बाई सोल्यूशन ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो है सोल्यूशन बाई फैक्टराइजेशन, इसमें आपने याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, फिर एक्स वाली लिखनी है, फिर कांस्टेंट लिखना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, ये वो +2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, -2 हो जाएगी। जब ये -2 बन जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व किस मेथड से करना है। आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, हमको कहीं भी बाउंड नहीं किया गया होगा कि फैक्टराइजेशन से करें या जिससे करें, आपको आने सारे ही चाहिए। अगर कोई कंडीशन लगा भी देता है तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, पहला एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, तो आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कैसे करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी को, तो वो ए सी बन जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आपने मेक करने हैं 2 न्यू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज ए सी। दो ऐसे फैक्टर सर्च आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है ए सी बन जाए और उनका सम जो है इक्वल हो जाए किसके, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए। ऐसे 2 प्रोडक्ट आपने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ए सी ही बने, ठीक है, लेकिन उनका सम जो है ये बी के इक्वल आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम उसकी फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। अब देखें, ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी राइट हैंड साइड 0 है। ठीक है, आप आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, तो आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है ऑलरेडी, नहीं बनी तो आपने बनानी है। एक्स स्क्वायर वाली पहले टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, राइट हैंड साइड 0, ये बना ली आपने। अब आपने क्या करना है, आपने इस पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को, यानी ये 3 और 1 है, 3 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया, जो a इंटू सी फॉर्म थी ये वाली आपको बताया, a और c आपने मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब 3 के आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का मतलब है जिनके प्रोडक्ट से आपके पास 3 बन जाए, वो 1 और 3 ही हैं। ठीक है, आपने 1 और 3 के फैक्टर बना लिए, वो 1 3 बन गए, इनको आप सम करेंगे, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है 4, तो ये आपने फैक्टर बना लिए। ये आसान था, अभी ये देखेंगे आप फॉर्म्स बदलती जाएंगी, उसमें आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये आपने फैक्टर बना लिए। ठीक, आपने फिर क्या करना है, फैक्टर बनाने, एक के साथ एक्स लगा लेने, दूसरे के साथ एक्स लगा लेने, ये सम आपके पास +4 बनना चाहिए, ऐसे फैक्टर आपने बनाने। ठीक हो गया। ये भी हो सकता था यहाँ -4 होता, तो फिर यहाँ पे -3 -1 होता, वो भी 3 ही बनता आपके पास, प्रोडक्ट जो है दोनों माइनस वाले हो जाते, फिर -4x बन जाता। ठीक, ये आपने बना लिए। इसके बाद दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, अंदर बन गया x+1, प्लस इनमें से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x+1। ठीक है, जब भी आप सही फैक्टर बनाएंगे तो ये एक फैक्टर इनमें से कॉमन आया करेगा। इनमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है, पूरी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे x+1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 3x, प्लस ये x+1 बाहर चला गया, प्लस ये x+1 बाहर चला गया, कॉमन लेने से अंदर रह गया +1 और राइट हैंड साइड 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, या ये 0 है या ये 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इधर से 3x+1 = 0 है, तो 3x हो जाएगा -1 के इक्वल, और x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें -1/3, तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये कहलाती हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये सोल्यूशन सेट आपने बना दिया। अब पहले जो मर्जी लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। ठीक है, आर्डर डजंट मैटर। तो ये दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जो भी वैल्यू इसमें पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं, ये एग्जांपल 2 है, x² - x = 2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, उसी पे फोकस करना है आपने बना ली। अब आपने इस कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये -2 बन गया, 1 को और -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया। इसके आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं
कि आपके पास प्रोडक्ट करें तो -2 आए और सम करें तो -1 आ जाए। ये जो x का कोफिशिएंट है -1 है, ठीक है। तो वो -2 के कोफिशिएंट क्या बन रहे, फैक्टर 2 के कौन से बन रहे, 1 और 2 ही बन रहे हैं, इसके अलावा तो इसके फैक्टर है नहीं, ठीक है। आपने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, इसके फैक्टर बन गए। क्लियर। जब आपने फैक्टर बना लिए, अब आपने इनका सम करना है तो -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट करना है तो -2 आना चाहिए। तो सम करने से -1 कब आएगा, जब माइनस के 2 होंगे और प्लस का 1 होगा, ठीक हो गया। प्रोडक्ट इन दोनों को करेंगे तो -2 आएगा, सम करेंगे तो -1 आएगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपने इसके साथ x लगा लेना, इसके साथ भी x लगा लेना, तो ये फैक्टर बन गया -2x + 1x -2 = 0। अब जस्ट इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। एक और तरीका होता है, वैसे तो ये भी ठीक है कि इनमें से x कॉमन ले, अंदर x -2 रह गया, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, अंदर x -2 रह गया, दोनों में से x -2 ये वाला पार्ट कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा x + 1। प्रोडक्ट उसी तरह से 0 के इक्वल करें, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू -1 और 2 आ गई, ये आपका सोल्यूशन आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप लिखने का तरीका होता है कि आपने 2 जिसके साथ है 2 वाला पार्ट उधर ही लिख लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये वैसे ठीक है, x² + x पहले लिख लें और -2x जो है ये बाद में लिख लें, और -2 जो है आगे आ जाएगा। ये इससे में आसानी रहती है कि इनमें से कॉमन 2 आ सकता है, इसमें से x आ जाएगा। तो ये x + 1 आ गया कॉमन, x कॉमन आया तो x + 1 अंदर रह गया, -2 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा x + 1 और राइट हैंड साइड 0। जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि आसानी रह जाती है इसमें कॉमन लेने से। अब देखें, यहाँ भी x + 1 आ रहा है, यहाँ भी x + 1 आ रहा है, x + 1 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से रह जाएगा -2। तो ये वही चीज़ बन रही है जो x -2 × x + 1 है, वही चीज़ बन रही है। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्म है, तो इसका आपने सोल्यूशन मालूम करना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आप पहुँच गए। ये वही इक्वेशन बन गई उसी तरह की जैसे हमारे पास यहाँ पे थी, ठीक है। सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लें, x + 1 × x आएगा, सिंप्लीफाई करते जाएं, नीचे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और ये आपने राइट हैंड साइड 0 करनी है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप पहुंच गए, ठीक है। अब उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लें और उसी तरह से वैल्यूज़ निकाल लें। क्लियर हो गया। ये आपने सवाल इसी तरह से कर लें। अब ये देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ रही है इक्वेशंस। आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है, x² वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। तो इसको करने के लिए आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पहले टर्म x² वाली होगी, फिर अगर x वाली आ रही वो लिखें, फिर कांस्टेंट लिखें = 0, ठीक है। क्लियर है। ये लिखने के बाद आप इसके फैक्टर बना लें। ये तो a² - b² फॉर्म बन रही है, a - b × a + b ये फॉर्म बन गई। यहाँ से आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये सवाल आपने कर लेने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके पास है नेक्स्ट छठे चैप्टर की। ये मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है और आपने इसको सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से बाई फैक्टराइजेशन से। ये है आपके पास एक्सरसाइज 6.1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपने सवाल हल कर लेने हैं। कहाँ तक है आपके पास 1 से लेकर 6 तक, ये आप सवाल हल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी वीडियो होगी। अल्लाह हाफिज़।